हाय एवरीवन, मैं एडवोकेट विजय गुप्ता फ्रॉम आईटेक्स कंसल्टेंसी। आज एक नए टॉपिक के बारे में आपसे बात करूंगा। टॉपिक का नाम है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन इज वन ऑफ द इनिशियल स्टेज इन द ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन प्रोसेस where the trademark examiner object to your application due to certain reasons. It is not a straightforward denial to your claim, but the registrar seeks valid reason or explanation about the mark and its registrability. ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर कोई पर्सन अपना ट्रेडमार्क अप्लाई करता है, मतलब जैसे अगर कोई कोई प्रोडक्ट के लिए कोई नाम या लोगो यूज कर रहा है, तो उसको फिर वो अगर ये चाहता है कि दूसरा आदमी डुप्लीकेसी ना करे, तो उसको वो क्या करता है कि उसका टीएम अप्लाई करता है, टीएमए फॉर्म अप्लाई करता है। और होता यह है कि टीएमए अप्लाई करने के बाद फिर क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट है उसके डॉक्यूमेंट चेक करता है। अगर डॉक्यूमेंट ओके होते हैं तो उसके करीबन 4 या 5 या 6 डेज में उसका क्या होता है कि एक तरह से फॉर्मेलिटी चेक पास आ जाता है लिख के कि भाई ये चीज ओके है। और फॉर्मेलिटी चेक पास होने के बाद विद इन 30 डेज क्या होता है कि एग्जामिनर अपनी रिपोर्ट देता है। एग्जामिनर जो अपनी रिपोर्ट पास करता है उसमें दो तरह की रिपोर्ट वो पास करता है। सबसे पहला, अगर सारी चीजें ओके हैं, अगर उसे ठीक लगता है कि कोई भी ट्रेडमार्क अप्लाई करने में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, उसे नहीं नजर आती, सब चीजें ओके होती है, तो वो क्या करता है कि वो आपकी एप्लीकेशन को क्या कहता है कि पब्लिश कर देता है, मतलब ट्रेडमार्क जर्नल में पब्लिश कर देता है। और अगर क्या कहते हैं उसे, अगर आपकी जो जो ट्रेडमार्क फाइल है उसमें कुछ गड़बड़ी लगती है, मतलब उसको कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो उस केस में वो आपकी आपकी जो एग्जामिनेशन रिपोर्ट है उसका क्या है कि वो एक निगेटिव रिपोर्ट देता है। निगेटिव रिपोर्ट देने का मतलब कि एक तरह से आपका जो ऑब्जेक्ट आपके जो ट्रेडमार्क है वो ऑब्जेक्शन में आया, तो इसे बोला जाता है ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। रीजंस ऑफ ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन। ट्रेडमार्क को ऑब्जेक्ट करने के क्या क्या रीजन होते हैं, तो इसमें सबसे पहला, अ ट्रेडमार्क एप्लीकेशन कैन फेस एन ऑब्जेक्शन फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। मतलब जो ट्रेडमार्क के ऑब्जेक्शंस के ये कुछ रीजन हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट, यूज ऑफ इनकरेक्ट ट्रेडमार्क फॉर्म। होता यह है कि जैसे जो ट्रेडमार्क की जब हम क्या कहते हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में जाते हैं, तो ऑनलाइन अप्लाई कर रहे होते हैं, तो उसमें बहुत सारे उसके फॉर्म निकल के आते हैं, जैसे टीएमए, टीएमएम, टीएमओ और भी बहुत सारे फॉर्म निकल के आते हैं। तो अगर किसी पर्सन ने पहले कभी टीएम फाइल नहीं किया है, तो या उसे ढंग से अगर फाइल करनी नहीं आता या नॉलेज नहीं है, तो उस केस में क्या होता है कि एक तरह से वो गलत अगर फॉर्म चूज कर लेता है और उसकी फीस पेड कर देता है, अगर वो फाइल हो जाता है, तो उस केस में एक तरह से क्या होता है कि वो ट्रेडमार्क एक तरह से ऑब्जेक्टिव माना जाता है। क्योंकि टीएम जो फाइल करने के लिए जो इनिशियल फॉर्म होता है वो होता है टीएम ए। सेकेंड, इनकरेक्ट ट्रेडमार्क एप्लीकेंट नेम। मीन्स कि अगर जैसे मान लेते हैं कि अगर किसी जो पर्सन का जो ट्रेडमार्क जो एप्लीकेंट है उसका नाम अगर संजय वर्मा है, संजय वर्मा की तरह जगह अगर कोई अदर नेम मान लेते हैं विजय वर्मा या संतोष समथिंग या कुछ और नाम चला जाता है, तो उस एप्लीकेशन का कोई यूज नहीं रहता। नंबर थर्ड, फेल्यूर टू फाइल ट्रेडमार्क फॉर्म टीएम 48 और जीपीए। होता यह है कि अगर कोई पर्सन अपना ट्रेडमार्क खुद डाल रहा है, तो उसे उसके साथ कोई भी एनओसी या फॉर्म फिल करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर मान लेते हैं कि अगर कोई पर्सन, कोई मिस्टर ए अगर अपनी एप्लीकेशन किसी अटॉर्नी के थ्रू अगर क्या कर रहा है, फाइल करवा रहा है, तो उस केस में एक तरह से जो टीएम ए है या जो भी वो फाइल अगर कर रहा है, तो उसके साथ एक जनरल पावर अटॉर्नी या टीएम 48 जो फॉर्म है वो सबमिट करना पड़ता है। अगर वो सबमिट नहीं किया जाता तो जो ट्रेडमार्क है वो इनकम्प्लीट एप्लीकेशन मांगी जाती है, और उस केस में भी ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन में आता है। इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड नेक्स्ट, इनकरेक्ट एड्रेस ऑन ट्रेडमार्क एप्लीकेशंस। एक्चुअल में क्या है कि जो 3 चीजें कंपलसरी होती हैं। सबसे पहला, ब्रांड नेम या लोगो।
दूसरा जो एप्लीकेंट का नेम, और थर्ड उसका एड्रेस। तो ये 3 चीजों में से अगर कोई भी चीज अगर गड़बड़ होगी तो उस केस में वो ऑब्जेक्शन में जाएगा। अगर उसका जो एड्रेस है, जो जहां भी वो बिजनेस करा, अगर वो करेक्ट नहीं है तो उस केस में भी वो ऑब्जेक्शन में जाता है। तो इस जब आप एप्लीकेशन फाइल करते हो तो खास तौर से नाम और जो एड्रेस की डिटेल उसे ढंग से फाइल करना चाहिए। एंड इसके बाद अनक्लियर स्पेसिफिकेशन ऑफ गुड्स ऑफ सर्विस, ये भी एक मेन पॉइंट आ जाता है ऑब्जेक्शन का। मेन ऐसा होता है कि जैसे अगर कोई पर्सन जो गुड्स और सर्विस दे रहा है, अगर उसने जो नाम अप्लाई किया है और जिस क्लास में अप्लाई किया है उस क्लास से रिलेटेड कुछ गुड्स एंड सर्विस होती है, अगर वो जो रिलेटेड क्लास में सिमिलर गुड्स और सर्विस ना लेके कोई और गुड्स और सर्विस अगर ले लेता है तो उस केस में भी एक तरह से वो एक ऑब्जेक्शन माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आदमी क्लोथ का या कपड़े का काम करता है, जीन्स का काम है, साड़ी का काम है, कुछ और कपड़े का काम है, तो उसके लिए जो एप्लीकेबल क्लास है वो है क्लास 25। अगर वो क्लोथ्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है तो उस केस में उसकी क्लास है क्लास 24। अगर कोई किसी भी तरह की सर्विस दे रहा है, मींस कि जैसे कोई लीगल टैक्सेशन का काम कर रहा है, या कोई आईटी कंपनी का कोई काम है, या कोई ट्रैवल सर्विस है, तो उसको अगर वो अप्लाई करेगा तो ऑब्वियस है उसके लिए क्लास 41 में अप्लाई किया जाता है। अब होता क्या है, कपड़े वाला जो है वो क्लास 25 की जगह वो क्या करता है कि क्लास 41 में अप्लाई कर दे, या क्लास 41 जो अप्लाई होना है वो क्लास 24 या कोई अदर अगर क्लास में कर दे, और सर्विस अगर डिफरेंट ना ले, तो उस केस में भी वो तो ऑब्जेक्शन लगना ही लगना है, वो तो फंसेगा मामला। तो इसमें नेक्स्ट जो आ जाता है एग्जिस्टेंस ऑफ सिमिलर ट्रेडमार्क। ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये पॉइंट है। और जो भी मेन ऑब्जेक्शन आते हैं वो मेनली जो देखे गए हैं वो इसी के आते हैं। मतलब होता ये है कि आपने जो नाम चूज किया, तो नाम चूज करने के बाद क्या होता है कि उसको प्रॉपर किसी प्रोफेशनल जो बंदा होता है, जो प्रोफेशनल अटॉर्नी है, उसके थ्रू या आपको चेक करवाना चाहिए, और या आपको खुद चेक करना चाहिए। जब आप ये बिल्कुल श्योर हो जाओ कि जो मैंने जो नाम लिया है या जो मेरा लोगो है वो किसी और के पास रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में उस नाम को आपको डालना चाहिए। अगर सिमिलर नेम आपने ले लिया तो आपका नाम फंस जाएगा। जैसे अब मान लेते हैं कि अगर कोई बंदा अगर मर्सरीज का जो लोगो है, ठीक है, वो जो राउंड वाला लोगो है, अगर वही इमेज अपने नाम के साथ वो इमेज कॉपी करने की कोशिश करता है तो उस केस में उसका उसका जो वो लोगो है वो फंसेगा। इसी तरह से अगर फरारी का जो लोगो है, अब दूसरा बंदा उससे मिलता जुलता जो लोगो है वो अपने ब्रांड के लिए किसी भी क्लास में अगर ट्राई करता है तो वो भी फंसेगा। तो सिमिलर ट्रेडमार्क लेने से बचना चाहिए, क्योंकि एप्लीकेशन फाइल हो जाती है, पैसे गवर्नमेंट के अकाउंट में चले जाते हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम, अगर बाय द वे वो उसमें प्रॉब्लम है तो आगे वो एप्लीकेशन फंसेगी, और ज्यादा प्रॉब्लम है तो ये बात श्योर है कि वो एप्लीकेशन पैसा भी जाएगा, टाइम भी जाएगा, लेकिन आपका जो मार्का है वो रजिस्टर्ड कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो आप प्रॉपर चेक कीजिए, किसी गलत बंदे के बहकावे में बिल्कुल मत आइए, प्रॉपर उस नाम और लोगों को चेक करिए, जल्दबाजी बिल्कुल मत करिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रेडमार्क लैक्स डिस्टिंग्विश कैरेक्टर। मींस कि इसमें जो जैसे अब कुछ जो डाउटफुल चीजें होती हैं कि कुछ रिलीजियस या कुछ समथिंग, कुछ ऐसे नेम होते हैं जिसे गवर्नमेंट देने को मना करती है, तो उन नामों को लेने से बचना चाहिए। जैसे कुछ रिलीजन से रिलेटेड, जैसे बालाजी या समथिंग, क्या कहते हैं कि आपके स्वामी विवेकानंद या साईं बाबा या समथिंग, हनुमान जी, जो भी है, ऐसे जो रिलीजियस नाम होते हैं उनका कभी भी ट्रेडमार्क होता नहीं है, क्योंकि वो मार्का किसी एक आदमी का नहीं होता। वो जो होते हैं वो भगवान तो सबके हैं, स्वामी विवेकानंद किसी एक आदमी के नहीं है, सबके हैं। तो इस तरह के मार्क लेने से बचना चाहिए। जैसे अशोका है, अशोका तो सीधी सी बात है कि वो पूरे इंडिया का है, उसको उसको कभी भी नहीं दिया जाएगा, या कोई अशोक चक्र के नाम से ट्रेडमार्क अप्लाई करता है तो आप ये मान के चलो कि इस तरह के ट्रेडमार्क कभी भी नहीं मिलते। नेक्स्ट, ट्रेडमार्क ऑफ द नेचर ऑफ मिसलीडिंग। मतलब सीधी सी बात है कि अगर कोई भी ट्रेडमार्क ऐसा नजर आ रहा है, ऐसे नेचर का है जो दूसरे को एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, मिसगाइड हो रहा है बंदा, तो वो उस तरह का ट्रेडमार्क भी कभी भी रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने ही ऐसी चीज आई कि जिसमें जैसे एडिडास लिखा होता है, एडिडास तो बहुत वर्ल्ड फेमस ब्रांड है,
ठीक है। अब क्या हुआ कि उसमें कई जगह हो सकता है आपने भी देखा हो, मेरे सामने तो ऐसा आया कि कुछ टी शर्ट थी, उनके पीछे जो एडिडास की जगह उसकी जो स्पेलिंग थी उसको हल्का सा चेंज करा हुआ था, आबिदास करा हुआ था, ABIDAS, आबिदास। अब ऑब्वियस है कि जब आदमी उसको देखेगा तो उसको धोखे में लगेगा कि भाई ये क्या कहते हैं कि एडिडास है, और वो क्या होगा कि धोखे से वो टी शर्ट या जीन्स वो परचेज कर लेगा। लेकिन इस तरह के मार्का अगर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में जाते हैं तो उसे डिपार्टमेंट ओके नहीं करता, वो तो फंसना ही फंसना है। तो ये कुछ रीजन होते हैं ट्रेडमार्क ऑब्जेक्शन के। तो अब प्रोसेस ऑफ ऑब्जेक्शन मतलब जो ये ऑब्जेक्शन कब आता है। सबसे पहले तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने सबसे पहले तो क्या किया कि जो ट्रेडमार्क एप्लीकेशन या टीएमए फाइल किया, टीएमए फाइल करने के बाद फिर फॉर्मेलिटी चेक पास के लिए जाता है। जब फॉर्मेलिटी चेक पास डिपार्टमेंट की तरफ से ओके होके जाता है तो उस केस में क्या होता है कि विद इन 30 डेज जो एग्जामिनर है वो अपनी रिपोर्ट देता है। अब उस रिपोर्ट में क्या कहते हैं कि दो तरह के फैक्टर्स आते हैं। इफ रिपोर्ट इज पॉजिटिव देन इन जर्नल फॉर एटलीस्ट 4 मंथ। कहने का मतलब यह है कि ऐसा है कि जैसे ही रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आएगी तो उस केस में क्या होगा कि जो अगर एग्जामिनर रिपोर्ट आने का तो अगर पॉजिटिव रिपोर्ट देता है तो आपका ट्रेडमार्क ऑलरेडी ट्रेडमार्क जर्नल में चला जाता है। आपकी जो रिपोर्ट है वो पब्लिश, आपका जो ब्रांड है वो पब्लिश कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आप ये समझ लो कि आपकी प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो गई, खत्म नहीं हुई, कम हो गई। ठीक है, बहुत हद तक फ्री हो जाता है। और मोस्टली ट्रेडमार्क क्या है, जर्नल में जाने के बाद रजिस्टर्ड हो जाते हैं, फंसते नहीं है, बशर्ते सामने वाला उसका अपोजिशन फाइल ना करे। अगर अपोजिशन फाइल करता है तो टाइम फिर ज्यादा लगता है। Number 4, but if report is negative means if objection is raised by the offer then we have to file a reply in 30 days। जैसा हमने पहले ही बात करी, अगर आपकी रिपोर्ट निगेटिव चली गई है या निगेटिव रिपोर्ट उसने दी है, इसका मतलब उसको जो आपने ट्रेडमार्क फाइल किया है कि उसमें कुछ खामियां मिली जो उससे लग रहा है। अब उसमें क्या है कि ये खामियां किस तरह की हो सकती हैं, तो इसमें जो ऑब्जेक्शन आते हैं उनमें मेनली दो तरह के ऑब्जेक्शन आते हैं। ऑब्जेक्शन इज रेज अंडर सेक्शन 9(1) एंड सेक्शन 11। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ऑब्जेक्शन 9 और ऑब्जेक्शन 11 का जो ऑब्जेक्शन आते हैं तो उसके बारे में जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें लाइव दिखाना चाहूंगा। जैसे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ट्रेडमार्क की जो साइट है वो आप आईपी इंडिया की साइट है, जैसा कि आपको यहाँ पर ये साइट का नाम दिखाई दे रहा होगा, ipindia.online.government.in। ठीक है, जैसे ही आप आईपी इंडिया डालोगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये वेबसाइट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट ओपन होगी और यहाँ पर एक पेज इस तरह का ओपन होगा कि जिसमें लिखा होगा पब्लिक सर्च। ठीक है, तो जैसे अब इसमें पब्लिक सर्च में आप जैसे ही आप क्या कहते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, मैं जैसे करके दिखाना चाहता हूँ आपको। यहाँ पर ये क्या कहते हैं, ये चला गया। अब इसमें जैसे मैं करके दिखाना चाह रहा हूँ आपका, ये मैंने एक ट्रेडमार्क का नाम डाल रहा हूँ, ये आपका आ गया रियल और नवाब। ये मैंने रियल नवाब लिख दिया, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो ये क्लास है, इस जो ये क्लास आ रही है, इस क्लास में अब क्लास का नेम जैसे इसका है 25, तो मैंने यहाँ पर 25 ये फीड किया और जैसे ही मैं सर्च वाले ऑप्शन में जाऊंगा तो मुझे क्या होगा कि एक सामने जो है रिलेटेड ट्रेडमार्क का एक पेज दिखाई देगा, जैसे रियल नवाब किस एप्लीकेंट ने या किस प्रोप्राइटर के नाम से ये अप्लाई हुआ है, प्लस इसका एक एप्लीकेशन नंबर, वो एप्लीकेशन नंबर क्या है वो, और क्लास, और प्लस इसका स्टेटस क्या है कि ऑब्जेक्टेड है, जो भी है वो स्टेटस, मतलब वियना अकोमोडेशन है या फॉर्मेलिटी चेक पास है या ऑब्जेक्टेड है या जर्नल में चला गया है, जो भी है सब कुछ यहाँ पर आपको पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। और ये अगर आप यहाँ पर हल्का सा आप ये शो डिटेल आप करोगे तो यहाँ पर इसका नंबर ये समझ आ जाएगा कि गुड डिस्क्रिप्शन इसका क्या है। इसमें सब नजर आ रहा है कि ये एप्लीकेशन का नंबर क्या है, क्लास क्या है, किस डेट में अप्लाई किया गया, ऑब्जेक्टेड, प्लस इसका गुड्स डिस्क्रिप्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसकी वजह से भी ऑब्जेक्शन आता है, रेडीमेड गारमेंट्स, वुमेन्स एंड चाइल्ड, ये इन्होंने ये एक तरह से गुड डिस्क्रिप्शन दिया है। कपड़े का काम करते हैं तो ऑब्वियस है कि ये इसमें ये सारा लिया जाता है। अब इसके बाद
जैसे ये ऑब्जेक्टेड आया, अब इसकी जो एप्लीकेशन नंबर है इसका सारा खेल होता है। ये जब तक ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं हो जाएगा तब तक इस एप्लीकेशन नंबर का रोल रहता है। जैसे यूनिवर्सिटी का एक एनरोलमेंट नंबर होता है, उसी से सारी कहानी चलती है, चाहे आप कुछ भी करते रहो वो एनरोलमेंट नंबर शुरू से लेकर लास्ट तक काम करेगा। ऐसे ही यहाँ पर ये एप्लीकेशन नंबर काम करता है। अब चलते हैं इसके आगे, क्योंकि हमें देखना है कि ऑब्जेक्शन हमारा कैसे आता है। अब इसके बाद जो ये वाला आप देखोगे, जो ये एप्लीकेशन नंबर आ रखा है, इसको कॉपी करके अब इसमें आप जो है गूगल में आप टाइप करोगे ई रजिस्ट्रार, तो ई रजिस्ट्रार भी आप देखोगे तो आईपी इंडिया ऑनलाइन का ही एक पेज है। उसको जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का पेज ओपन करे दिखाई देगा, ट्रेडमार्क रजिस्ट्री। इसमें सारा इसका बही खाता कह सकते हैं कि जो भी चीजें हैं, जो डिपार्टमेंट इसमें क्या करता है वो सब नोट डाउन करता रहता है। अब मुझे अगर अपना ट्रेडमार्क चेक करना है कि भाई मैं इस एक्चुअल पेज चेक करना है कि मैं कैसे इसे चेक करूं, तो ये ट्रेडमार्क एप्लीकेशन ऑब्लिक रजिस्टर्ड मार्क लिखा हुआ है। अब मैं आप जैसे ही इसको क्लिक करोगे तो इसके बाद आप देखोगे यहाँ पर सेलेक्ट द सर्च ऑप्शन, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट द सर्च ऑप्शन करके एक पॉइंट आएगा और इसके ठीक नीचे आपको दो क्या लाइन दिख रही होंगी और डॉट दिख रहा होगा, नेशनल IRDI नंबर और सेकंड लिखा है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर। जो नेशनल IRDI नंबर, अगर किसी ने नेशनल मतलब केवल अपनी कंट्री में ट्रेडमार्क अप्लाई किया है तो वो इसको क्लिक करेगा। अगर जिसका इंटरनेशनल, जो पूरे वर्ल्ड में अगर जिनके मार्का होते हैं तो उसको ये इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है। जैसे एडिडास है वो पूरे वर्ल्ड में चलता है, सोनी पूरे वर्ल्ड में चलता है, मर्सिडीज पूरे वर्ल्ड में चलता है। तो जो इंटरनेशनल ट्रेडमार्क है वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में हर कंट्री में रजिस्टर्ड कराते हैं, तो उसको इसके थ्रू देखा जाता है। और जो रजिस्टर्ड वाले हैं, जो इंडिया वाले हैं, तो इंडियन ट्रेडमार्क को जो अप्लाई हुए हैं उसको थ्रू देखा जाता है। अब जैसे मैं इसे क्लिक किया मैंने, अब आप देखो ये जो पेज खुला, ये आपका एक पेज खुला, तो इसमें ये आ रहा है कि व्यू रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, मतलब एंटर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर। देखा मैंने जैसे आपको बताया था कि सारा खेल उस एप्लीकेशन नंबर का होता है। जैसे अब फॉर एग्जांपल दोबारा हम बैक पेज में जाते हैं तो यहाँ पर आप ये एप्लीकेशन नंबर देखेंगे तो ये 3670145 मतलब 367145, या हिंदी में हम बोलें तो 3670 145। अब मैं यहाँ पर ये सेम नंबर टाइप करूंगा, ठीक है, तो ये 3670 और 145, यहाँ पर जैसे ही इस नंबर को मैं डालूंगा और साथ में ये आपका 297 और 351 ये कैप्चा है। अगर ये कैप्चा थोड़ा भी गलत होगा तो ये नहीं लेगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ऑटोमेटिक एक पेज और होगा ओपन। अब यहाँ पर उसने स्टेटस दिखाना स्टार्ट किया, एप्लीकेशन नंबर ये ब्लू कलर से लिखा हुआ है, बाकी किसके नाम का है वो सब आ रहा है। और इन्होंने लोगो में डाला हुआ है, क्योंकि दो तरह ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड होता है, एक तो नाम और दूसरा लोगो। अब इसको मैंने ये ट्राई किया, इसको तो क्लिक किया, क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में एक पेज ओपन होगा। इस पेज में आप देखोगे तो सब कुछ आएगा कि किस डेट, आज की डेट में इसका क्या स्टेटस है, प्लस एप्लीकेशन नंबर क्या है, ये सारा आ जाएगा। और जैसे ही आप क्या करोगे, अब मुझे क्या करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इसका एग्जामिनेशन रिपोर्ट चाहिए कि इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट ऑब्जेक्शन किस चीज का आया है। भाई अगर मुझसे बोला जा रहा है कि आपने ये गलत काम किया, तो भाई FIR हो रखी है, कोई कुछ भी हो रखा है, तो मैं देखूंगा ना कि FIR किस चीज की हो रही है, किस सेक्शन में हो रखी है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक पेज आपके सामने एक नया ओपन होगा, जिसमें आप देखोगे तो यहाँ पर सौरभ गुप्ता के नाम का ये देखोगे तो एक ये खुला हुआ है, ये एप्लीकेंट नेम सौरभ गुप्ता आ रहा है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि आपका ये जो ऑब्जेक्शन आया है वो किस सेक्शन में आया है, मतलब इस पर्सन का ऑब्जेक्शन किस सेक्शन में आया है। तो यहाँ पर जो इस पर्सन का जो ऑब्जेक्शन आ रखा है वो आ रखा है सेक्शन 11 सबसेक्शन 1, ठीक है। और दूसरा जो हम देखें कि दूसरे बंदे का जो ऑब्जेक्शन हम देख लेते हैं कि उसका ऑब्जेक्शन किस चीज में आया है। तो यहाँ पर जैसे ये तो गुड लाइन कॉन्फ्रेंस करके है, तो इसकी रिपोर्ट में तो हम नहीं जा रहे, लेकिन एक अदर रिपोर्ट में हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो सेक्शन 9 वाला हमें चाहिए, तो उसके लिए हम दूसरा हम लेंगे एक जीरो डिफेक्ट करके ट्रेडमार्क है, उसको ले लेते हैं जीरो डिफेक्ट, ठीक है। तो ये जीरो डिफेक्ट के नाम से मैंने टाइप किया और यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर 25 टाइप किया, तो ये आपका सामने एक रिपोर्ट दे रहा है, आप देखो। तो ये जीरो डिफेक्ट के नाम से
मोहम्मद शाहिद और एक एप्लीकेशन नंबर शो कर रहा है और एक ऑब्जेक्शन आपको यहाँ पर भी शो हो रहा होगा। अब मुझे ये चेक करना है कि भाई इस पर्सन की एग्जामिनेशन रिपोर्ट क्या है। तो इस पर्सन की एग्जामिनेशन रिपोर्ट में मैं जाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो मैं ई रजिस्ट्रार वाले पेज में जाऊंगा कि ई रजिस्ट्रार वाले पेज में जाके अब जैसे यहाँ पर है, इसको मैंने क्लिक किया तो अब देखिए फिर से ये हो गया, ये पेज आ गया ब्लू वाला। अब फिर यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर में जो वो वाला है शाहिद वाला जीरो डिफेक्ट वाला, उसको मैं यहाँ टाइप करूंगा। जैसे ये आ रहा है, इसको मैं कॉपी करके देखता हूँ कि शायद कॉपी हो जाए। तो ये कॉपी मैंने किया और कॉपी करने के बाद फिर यहाँ पर आपका जैसे ई रजिस्ट्रार वाला पेज है, इसमें बैक गए तो यहाँ मैं इसको पेस्ट कर दे रहा हूँ। पेस्ट करके देखते हैं कि ओके होता है नहीं है। ये आपका ओके हो गया। अब यहाँ आपका ये कैप्चा जो आ रहा है वो आ रहा है 046 एंड 270। तो इसको ओके किया। तो इसको ओके करने के बाद यहाँ पर ये पेज ओपन हो रहा है और एक एग्जामिनेशन रिपोर्ट हमारे सामने अभी ये जैसे पेज ओपन हो गया। इनका केस हेयरिंग में आ गया। जैसे ये देखिए आप साफ साफ लिखा हो रेडी सो फॉर शो कॉस्ट हियरिंग। तो यहाँ पर अब इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर मैं ओपन करूंगा तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये आपका इसकी एग्जामिनेशन रिपोर्ट अगर मैं चेक करूं तो ये आपका जो ऑब्जेक्शन इज रेज्ड अंडर सेक्शन 9(1) सबसेक्शन ए। अब ये क्या है, ट्रेडमार्क एक्ट 99 एज द मार्क इज नॉन डिस्टिंक्टिव एंड एज सच इज नॉट कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विश ऑफ द distinguish the goods of one person from those of others। अब जैसे इसमें ये तो हमने सब देख लिया कि सेक्शन 9 और सेक्शन 11 का किस तरह की एग्जामिनेशन रिपोर्ट होती है। अब सेक्शन 9 क्या कहता है हमसे या सेक्शन 11 क्या कहता है। तो इसमें जो सेक्शन 11 की अगर हम बात करें, सेक्शन 11 हमसे ये कहता है कि जो सिमिलर नेम होते हैं, जैसे जो मिलते जुलते नाम होते हैं तो उनको नहीं रखना चाहिए। अगर आपने जो ट्रेडमार्क अप्लाई किया या आपने कोई लोगो अप्लाई किया है तो आपसे नाम या लोगो से मिलता जुलता नाम अगर पहले से उसमें अप्लाई हो रखा है तो फिर एक तरह से वहां पर सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन जो है एग्जामिनर देता है। ठीक है। और तो उसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका, अब मान लेते हैं कि अगर किसी का क्या कहते हैं कि जो ऑब्जेक्शन आ रखा है वो विजन के नाम से आ रहा है, जैसे विजन 2000 के नाम से एक ट्रेडमार्क पड़ा हुआ है। अगर तो विजन के नाम से ही जो दूसरे ट्रेडमार्क मिलते जुलते जो चल रहे होंगे तो उस तरह के अगर नाम पड़े हुए तो वो आपका सेक्शन 11 में काउंट होता है। अब बात करते हैं सेक्शन 9 की। सेक्शन 9 का मतलब क्या होता है, डिस्टिंग्विश गुड्स की जो बात करी। सबसे पहली बात तो जैसे अगर आपने जो गुड्स और सर्विस ली हैं तो है क्या कि अगर किसी और की गुड्स और सर्विस डिक्टो आपके अटॉर्नी ने कॉपी कर दी है तो एक तरह से क्या होगा, वो सेक्शन 9 में ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। या अगर कोई क्या कहते हैं जियोग्राफिकल जो नेम लिया गया है, ठीक है, या कोई रिलीजियस नेम लिया गया, जैसे रिलीजियस मतलब किसी क्या कहते हैं कोई देवता का, जैसे बालाजी या हनुमान जी, विवेकानंद, साईं बाबा, समथिंग जो भी है, अगर ऐसा कोई रिलीजियस नेम लिया गया है तो ऐसा कोई ट्रेडमार्क मिलता ही नहीं है, ये भी ऑब्जेक्शन में आ जाएगा। या एक आपका आ जाता है ऑब्सीन मैटर। ऑब्सीन मैटर का मतलब ये होता है कि आपत्तिजनक कोई भी जो वर्ड है उसका ट्रेडमार्क नहीं हो सकता। पढ़ तो जाएगा लेकिन फंस जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है। तो इन सब बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। एंड आपका सेक्शन 9 और सेक्शन 11 का ऑब्जेक्शन अगर आता है तो उसके बाद क्या होता है कि ऑब्जेक्शन की रिपोर्ट जब आपके हाथ में आती है तो उस केस में आप या जो भी आपका अटॉर्नी है उसको रिपोर्ट आने के विद इन 30 डेज, मतलब 30 दिन, गिन के 30 दिन के अंदर, मतलब एक भी दिन अगर लेट हुआ तो प्रॉब्लम है। 30 दिन के अंदर उसका जो रिप्लाई है वो प्रॉपर फॉर्मेट में फाइल हो जाना चाहिए। अगर वो 30 दिन के अंदर फाइल नहीं होता तो उस केस में आपका जो ऑब्जेक्शन है, जो एक तरह से जो आपका ट्रेडमार्क है, वो आपका कैंसिल या अबेंडेड में आ जाएगा। अबेंडेड का मतलब क्या हुआ, कैंसिल हो गया। आपका जितना भी जो टाइम लगाया, जो पैसा लगाया और जो आपकी गुडविल है, तीनों आपकी खतरे में आ जाएगी। इसीलिए सबसे पहली बात तो एक बात ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अगर आपको उसका मतलब पहली बात तो जो ट्रेडमार्क फाइल करवाना है वो एक
क्या कहते हैं, एक प्रोफेशनल बंदे से, जो आपका चाहे पैसे थोड़े से ज्यादा लगे लेकिन एक प्रोफेशनल पर्सन से आपको ट्रेडमार्क अप्लाई करना चाहिए, एक फेथफुल बनने से, और जो अपना नोन हो उससे डलवाना चाहिए, जिसको वो काम पूरा आता हो, प्रॉपर रिप्लाई फाइल करना आता हो। क्योंकि रिप्लाई का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी लिख दिया, उसमें क्या होता है, प्रॉपर जो उसकी लैंग्वेज, लीगल लैंग्वेज होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए, वो एग्जामिनर के पास जाता है। अगर आपने ये मान के चलो कि अगर वो रिप्लाई प्रॉपर गया है, तो उस केस में हो सकता है एग्जामिनर उस रिप्लाई से सेटिस्फाइड हो जाए और आपको या आपके अटर्नी को वो क्या कहते हैं वहां पर हियरिंग में बुलाए ही ना। लेकिन जैसा हमने एक ट्रेडमार्क में अभी देखा था कि वहां पर हियरिंग में मैटर जा रखा था, तो वहां पर भी रिप्लाई फाइल किया गया है, लेकिन जो एक तरह से उस कंटेंट से एग्जामिनर सेटिस्फाइड नहीं हो पाया, और एक तरह से उसने रिलेटेड पर्सन को अपने अटॉर्नी के साथ हियरिंग में आने, प्रेजेंट होने के लिए बोला है। तो इस तरह से जो चीजें हैं, एक तो रिप्लाई जाना चाहिए, वो प्रॉपर जानी चाहिए, प्रॉपर लीगल लैंग्वेज होनी चाहिए। तो उसमें किसी जो सही कंसर्न पर्सन है उससे कांटेक्ट करना चाहिए। जैसे अब मैं थोड़ा सा आपको रिप्लाई बता दूं कि रिप्लाई कैसा फाइल किया जाता है। जैसे ये एक रिप्लाई का एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको। एक रिप्लाई आपके सामने है, इस तरह का एक रिप्लाई होता है। जैसे हमने गुड लाइन कॉन्डेंस करके जो इसका एक रिप्लाई हमने, ये मेरे ही हाथ का ट्रेडमार्क डाला हुआ है, तो गुड लाइन कॉन्डेंस के नाम से इस पर्सन का भी जो ऑब्जेक्शन सेक्शन 11 और एक टीएमएम के लिए 2 ऑब्जेक्शन इस पर्सन के आए थे, लेकिन था क्या, रिप्लाई डाला गया, यही रिप्लाई प्रॉपर डाला गया। रिप्लाई जैसे इसका कॉन्डेंस और कॉन्डेंस के नाम से ये 2 ऑब्जेक्शन आए थे, इनका था गुड लाइन कॉन्डेंस, और यहाँ पर ये क्या कहते हैं, कॉन्डेंस, और कॉन्डेंस के नाम से ये 2 एप्लीकेशन डाली गई थी। तो इसमें क्या कहते हैं कि इन दोनों में हमने एक प्रॉपर जो रिप्लाई डाला उससे एग्जामिनर सेटिस्फाइड हो गया, और उसने वो जो था दोनों ऑब्जेक्शन कैंसिल करके, और हमारा जो ट्रेडमार्क है इस पर्सन का, जो इस एप्लीकेंट का ट्रेडमार्क, वो डायरेक्टली उसमें सेंड कर दिया आपका जनरल में। आज की डेट में जनरल में जा चुका है और काफी टाइम हो चुका है, और बहुत जल्दी हो सकता है लॉकडाउन की वजह से इसका सर्टिफिकेट नहीं आ पा रहा है, नहीं तो अभी तक लॉकडाउन का सर्टिफिकेट भी आ जाता और सर्टिफिकेट भी हम आपके सामने प्रेजेंट करते। तो ये जो सारी चीजें हैं, इन बातों का आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। एक बात और है कि यहाँ पर जब आप रिप्लाई वगैरह उसमें डाला जाता है तो बहुत तरीके से डालना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आपका जो चीजें हैं, मतलब जो अगर जनरल में चला जाता है, तो जनरल में जाने के बाद 4 महीने वो जनरल में रहता है, और 4 महीने जनरल में रहने के बाद फिर क्या कहते हैं कि उसके बाद 15, 20, 25 दिन बाद जैसा भी उनको ठीक लगता है, डिपार्टमेंट आपके नाम का सर्टिफिकेट इशू कर देता है, और जिस दिन सर्टिफिकेट इशू करेगा उस दिन आपके टीएम की जगह आर लग जाता है। अगर आपको हमारा जो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज उसको लाइक करिए, साथ में औरों के साथ शेयर करिए, तो क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। बहुत सारे लोगों को इस इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि ऑब्जेक्शन आता भी है नहीं आता है, अगर आता है तो उसका रिप्लाई कैसे किया जाता है। कई बार क्या होता है, 30 दिन का टाइम झटके में निकल जाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब ऑब्जेक्शन आता है तो एक तो एप्लीकेंट की मेल में जाता है, प्लस साथ में जो अटॉर्नी की मेल में जाता है। अगर दोनों के हाथ से अगर मिसिंग हो गया तो 30 दिन झटके से निकल गए, फिर क्या कहते हैं उसकी कोई सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो एक तो शेयर करिए तो और लोगों को भी बेनिफिट होगा, और साथ में क्या कहते हैं कि उसको सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो नीचे बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो भी इसके बाद जो और अच्छे वीडियो, नॉलेज वाले वीडियो जो आने वाले हैं, तो उनकी इंफॉर्मेशन आपको पास होती रहे। और बाकी अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर कोई क्वारी है कि ऑब्जेक्शन कैसे डाला जाता है, कोई क्वारी है, या किसी का अगर ऑब्जेक्शन नहीं पढ़ पाया है या फंसा हुआ है, तो आप मेरे पर्सनल कॉन्टेक्ट नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा जो मोबाइल नंबर है 9625122106। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 9625122106। और एक मेरी पर्सनल मेल आईडी है, उस मेल आईडी पे आप अपना जो भी क्वारी है, जो डाउट है, वो सेंड कर सकते हैं। तो ये, थैंक यू।